हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आज हम इस लेक्चर से आगे बढ़ाएंगे। बट आज है टीचर्स डे और आप सभी की तरफ से जो विशेष मुझे मिल रही है, चाहे वो यूट्यूब कमेंट के थ्रू हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हो या टेलीग्राम पे, अदर सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ऐप के अंदर जो आप विशेष कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आज के लेक्चर के अंदर आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो बेसिक लेवल होता है ना, वो कर लिया है। अब हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। आपकी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें बेसिक और एडवांस दोनों लेवल होते हैं। वो यूनिट वाइज दे रखे होते हैं। ओके, बेसिक लेवल के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से लगाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट तक कर लिया। प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एडवांस लेवल में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 की, जिसको हम जो AS2 है वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में यूनिट नंबर सेकंड में या फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक होता है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस के अंदर। एक अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन या छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको अकाउंटिंग में काफी हेल्प करता है। आपको याद होगा जब मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करा रहा था, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टार्ट जब हमने किया था, तो उसके स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट किया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, है ना। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें हम आपको याद हो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, मैंने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम बताए थे, जिसमें कुछ इंड AS भी थे जो कि IFRS के ऊपर बेस्ड थे। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये जो हम वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम AS बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम कर रहे थे, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि किसी भी अकाउंटिंग के अंदर किसी टर्म का कैसे ट्रीटमेंट करना, उसका कैसे प्रेजेंटेशन करना है, उसका कैसे डिस्क्लोजर करना है, उसको किस तरीके से वैल्यूएशन करना है उसका, ये सब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। अब प्रिंसिपल्स होते ही पता है किसके लिए, कि भाई ये प्रिंसिपल्स है, आप कोई काम कर रहे हो तो उसको फॉलो करो। तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया थोड़ा सा कि भैया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको शॉर्ट में हम AS बोलते हैं, और हम यहां पर इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे AS2 की, जो कि है वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। अब यहां पर इन्वेंट्रीज का मतलब जो है वो है दो तरीके से। इन्वेंट्री का मतलब वैसे मोटा मोटी मैं बता दूं तो स्टॉक। अभी आपको पता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो उसमें एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक का होता था, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम करंट एसेट के अंदर दिखाते थे, है ना। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखा था, वहां की बात कर रहा हूं, बस जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स की, ओके, प्रीवियस चैप्टर की। तो वो जो स्टॉक है ना, हाँ, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, यानी कि उस स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाना है, ये हमें सिखाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस 2। और इसके अलावा बताता है भाई स्टॉक का मीनिंग क्या है। इस जो स्टोर कीपर है वो अपनी जो स्टोर लेजर रिकॉर्ड करेगा, स्टोर लेजर को मेंटेन करेगा, वो किस बेसिस पे करेगा, ये सब कुछ हमें AS2 सिखाता है, AS2 हमें गाइड करता है। ओके जी, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज के अंदर जो है भैया आपका फिनिश गुड्स भी आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स, इंक्लूडिंग लूज टूल्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टोर्स। ओके, तो ये डिटेल में हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ओनली, यानी कि तैयार माल परचेज करते हो और बेचते हैं, तो ओनली जो गुड्स आपने परचेज किया है उसको ही आप स्टॉक बोलते हैं। लेकिन आप अगर रॉ मटेरियल जो है, यानी कि कच्चा माल खरीदते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचते हैं, तो उस केस के अंदर आपके बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी स्टॉक होगा, और आपके फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होगा।
अब ये स्टॉक क्या, अब स्टॉक यहाँ पर हम वैल्यू कैसे करेंगे वो तो सीखेंगे, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन करना कब होता है, तो एक स्पेसिफिक डेट को किया जाता है, और वो अधिकतर वो जो डेट होती है वो 31 मार्च होती है, यानी कि जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था उस दिन हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। तो उस केस के अंदर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। उस दिन हमारे 31 मार्च के दिन हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना पड़ा है, फिनिश गुड्स कितना पड़ा है। ओके जी, ठीक। तो एक ये इन्वेंट्री क्या है, AS2 क्या है, इसका एक ओवरव्यू दिया है। अब आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं थ्योरी के साथ में। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले AS2 के अंदर हमें मीनिंग दे रखा है इसका इन्वेंट्री का भी। इन्वेंट्री क्या होती है, तो देखो भाई AS2 बताता है कि इन्वेंट्री रेफर करती है एसेट्स को, बिल्कुल करंट एसेट्स को रेफर करती है, और ये तीन तरीके की होती है। एक तो होती है वो इन्वेंट्री जो हमने रख रखी है हेल्ड फॉर सेल, यानी वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री जो हमने बेचने के लिए रख रखा है, जैसे कि फिनिश गुड्स, जो तैयार माल होता है ना उसको हम क्या करते हैं, बेचने के लिए रखते हैं, हेल्ड फॉर सेल। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री के अंदर आएगा FG यानी कि फिनिश गुड्स। ओके, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम इसलिए रखते हैं ताकि उसको बेचे, तो ये भी इन्वेंट्री की कैटेगरी के अंदर आएगा, उसको हम इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करेंगे। और एक स्पेसिफिक डेट को अगर हमें पता करना हो कि ये स्टॉक कितना है तो वो हम करेंगे। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट आता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और इन्वेंट्रीज के अंदर क्या शामिल होता है, वो चीज जो अभी प्रोडक्शन के अंदर है, यानी कि ना वो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है, ना तैयार माल है यानी कि फिनिश गुड्स है, वो बीच की स्टेज के अंदर है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक स्पेसिफिक डेट को आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस का कितना पड़ा है। ओके, स्टॉक। जैसे अगर किसी का बिजनेस हो कि जो है पोटैटो चिप्स बनाने का, तो जो पोटैटो हो गए, आलू हो गए, वो तो हो गया आपका रॉ मटेरियल, और जो चिप्स बन के तैयार हो गई, जो बेचने के लिए रेडी है, वो हो गया फिनिश गुड्स। लेकिन जिस दिन हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस दिन कुछ स्टॉक ऐसा भी हो सकता है जो न चिप्स है ना आलू है, बीच की स्टेज, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ओके जी। नेक्स्ट, मटेरियल्स और सप्लाईज। अब ये क्या है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, जैसे टिम्बर, ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और उससे हमने चेयर बना दी, वो क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। अब ना टिम्बर है ना चेयर है, बीच की स्टेज में वो मटेरियल है, तो वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन यहां पर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी होता है जो इन्वेंट्रीज में हम शामिल करते हैं। रॉ मटेरियल तो आप समझ गए ना, जैसे टिम्बर, जैसे लकड़ी, जिससे हम आगे जाके फर्नीचर बनाएंगे या चेयर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, तो वो रॉ मटेरियल हो गया आपका टिम्बर। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ सप्लाईज भी होती है, उसको भी हम एज अ रॉ मटेरियल की तरह, इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल तो आपको समझ में आ गया, एक होते हैं कंज्यूमेबल्स, ये भी मटेरियल होता है, ये भी रॉ मटेरियल होता है। एक्चुअल में जब हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मटेरियल का पार्ट तो नहीं होता है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स हो गए, जैसे मशीन है ना, उस मशीन में कुछ आपको ऑयल वगैरह डालना पड़ता है, तभी वो मशीन अच्छे से काम करेगी। तो ये जो चीज होती है, ये होती है कंज्यूमर्स के अंदर। फिर आते हैं स्टोर्स के अंदर, कुछ टूल्स पड़े हैं, है ना, टूल्स मतलब जैसे ये हो गए ना, आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे, किसी मशीन के अंदर लगते हैं और वो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म तक वो चलते नहीं है, तो उसको भी हम स्टोर्स के अंदर शामिल करते हैं। लूज टूल्स भी होते हैं बहुत सारे, वो भी जो है एज अ रॉ मटेरियल की तरह ही, यानी कि इन्वेंट्री की तरह ही ट्रीट होते हैं। तो ये तीन चीजें जो है ये भी इन्वेंट्री मानी जाती है। एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई MCQ आ सकता है कि भाई कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स और लूज टूल्स क्या ये इन्वेंट्री की कैटेगरी में आते हैं? यस, आते हैं। तो इन्वेंट्री की कैटेगरी में फिनिश गुड्स आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, रॉ मटेरियल आता है, उसके साथ साथ में ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स, ऐसे स्टोर आइटम्स, ऐसे लूज टूल्स जो कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। अब वो जो फिनिश गुड्स है उसका पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसको बनाने में इनका यूज होता है, तो वो हो गए हमारे कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड लूज टूल्स। तो ये भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है। बट इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड मशीनरी। मशीन इन्वेंट्री नहीं है, मशीन तो बहुत सालों तक चलती है,
ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये बस उस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज होगी, ठीक है। तो मशीनरी आपका जो है इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आता, और मशीन के अंदर लगने वाला कोई एक ऐसा स्पेयर पार्ट जो एक मेजर पार्ट है जो कि उस मशीन के अंदर फिक्स होता है, वो भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आता है। उनको हम पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसके ऊपर AS 10 लगता है, यानी कि फिक्स एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्वेंट्री होती है वो दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गुड्स परचेज किया और सेल कर दिया, जैसे फिनिश गुड्स, तैयार गुड्स परचेज किया और बेचा, तो ये क्या आ गया आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, फिर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और रॉ मटेरियल के अंदर फिर आपके कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स, लूज टूल्स, ये भी इंक्लूड होते हैं। ओके, मैं अगर आपको कंज्यूमेबल्स का एक एग्जांपल दूं तो आपने बहुत जगह जो है ना ऐसी मशीन्स देखी होगी जो यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए। तो वहां पर वेल्डिंग जब भी करते हैं ना, मतलब लोहे वगैरह की, आयरन की वेल्डिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके आगे एक रॉड लगी होती है, वो रॉड उस वेल्डिंग करते टाइम ही खत्म हो जाती है, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स हो गया। आया समझ में? ओके जी। अब हम करते हैं स्टेचुरी, मतलब इसका जो कानूनी जो हमारा AS 2 है और जो स्टेचुरी कंप्लायंस है उसकी, वो क्या है। तो देखो भाई, मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थे, लेकिन कंपनीज जो होती है ना उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। उनके फॉर्मेट्स जो है वो हमें दे रखे होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3, और उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम डिस्क्लोज करते हैं सेपरेटली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको, इन्वेंट्रीज को, तब हम क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स को। ये डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्लोज करने का मतलब यहां पर ये है कि एक तो आप बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाओगे, इसके अलावा आप बैलेंस शीट में ओनली इतना ही लिखा होगा भाई इन्वेंट्रीज, लेकिन उस इन्वेंट्री का नोट बनता है, और नोट के अंदर सब डिस्क्लोज होता है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, कंज्यूमर्स कितना है, स्टोर्स कितने हैं, लूज टूल्स कितने हैं। ओके, तो इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं और हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके जी, अब आता है हमारा मेन इंपोर्टेंट पार्ट इस AS 2 का और इस लेक्चर का, और वो है वैल्यूएशन प्रिंसिपल। ये कोर रूल है और अधिकतर हमारे एग्जाम के अंदर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर ही आता है। ये बोलता है कि भाई जो आपकी इन्वेंट्री है उसको किस प्राइस पर आपको दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो यहां पर दो चीजें होगी हमारे सामने क्वेश्चन के अंदर। एक दे रखी होगी वो जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट, यानी कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की कॉस्ट दे रखी होगी, और आपको दे रखा होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि आज के दिन अगर इस एसेट्स को मैं बेच दूं तो एस्टिमेटेड मुझे कितने रुपए मिलेंगे। एक तो भाई कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि उस रॉ मटेरियल को कितने में खरीदा, परचेज प्राइस हो गई। अगर उसको फिनिश गुड्स बनाया है तो उसको कन्वर्ट करने में कितना खर्चा आया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स करने में, कितना उसमें लेबर लगा, कितना मशीनरी वगैरह सब लगा, तो वो कॉस्ट। तो एक तो उसको बनाने की कॉस्ट हो गई, एक तो वो हो गया। एक हो गया भैया अगर इस प्रोडक्ट को, इस रॉ मटेरियल को, इस फिनिश गुड्स को, इस WIP को, वर्क इन प्रोग्रेस को, यानी कि इस इन्वेंट्री को, इस स्टॉक को अगर आज मैं मार्केट में बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो हो गई आपकी NRV। अब आपने कॉस्ट और NRV आपको क्वेश्चन में दे रखी या डेटा दे रखा, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों में से फॉर एग्जांपल के लिए कॉस्ट है 1 लाख रुपए और NRV दे रखी है आपको 90,000 रुपए, तो इन दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज लोअर, उस प्राइस पर हम इन्वेंट्री को दिखाएंगे। तो इन दोनों में से कम क्या है यहाँ पर, 90,000 रुपए। तो अब स्टॉक की वैल्यू यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होगी, 90,000। अगर यहां पर मैं कर लूं भाई नहीं, NRV दिखा देते हैं हम यहाँ पर 1,30,000, तो इस केस में आपका इन दोनों में से कम क्या होगा, 1 लाख। तो 1 लाख पर हम स्टॉक को, इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करेंगे, वैल्यूड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट और NRV ऑफ स्टॉक दोनों पता कर लो, दोनों में से जो कम हो उसी पर उसका वैल्यूएशन होगा जी। ठीक है, हाँ थोड़ा ध्यान रखना कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है। देखो भाई, परचेज कॉस्ट इंक्लूड होगी, और क्या होगा, कन्वर्जन कॉस्ट, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, सेमेस्टर 2nd में होता है, कुछ लोगों के सेमेस्टर 3rd में या 4th में होता है, लेकिन सेम सब्जेक्ट है।
अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में डाल रखा है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके अंदर कॉस्ट निकालते हो आप, और वहाँ जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं। ओके जी, ठीक। तो कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जो कन्वर्ट किया उसकी कॉस्ट, ये कॉस्ट में शामिल होगी। और अदर कॉस्ट जो भी नेसेसरी है उस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट, ठीक है जी। और एनआरवी का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, नहीं तो यहां देख लीजिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होती है वो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। इसमें अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या कंप्लायंस कॉस्ट हो तो उसको लेस कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो इस एएस के अंदर पार्ट आता है, ये है आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, यानी कि जो स्टॉक है उसको परचेज कर रहा है, जो उसको मेंटेन कर रहा है, वो होता है स्टोर कीपर। देखो, स्टॉक अधिकतर स्टोर के अंदर रखा जाता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर हम स्टॉक रखते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अलग अलग स्टोर होते हैं। और उस स्टोर के ऊपर जो बंदा होता है उसको बोलते हैं स्टोर कीपर। तो जो स्टोर कीपर होता है ना, वो पूरा उनका रिकॉर्ड रखता है कि कितना रॉ मटेरियल खरीदा, कितना प्रोडक्शन प्रोसेस में अंदर चला गया, कितना बच गया, कितना वर्क इन प्रोग्रेस आया, कितना फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो गया, कितना फिनिश गुड्स से पड़ा है, कितना सेल हो गया। तो वो पूरा मेंटेन करता है इसको, उसको बोलते हैं भाई स्टॉक रिसिप्ट होना, फिर इशू होना, फिर बैलेंस। तो स्टोर कीपर जो होता है वो स्टोर लेजर बनाता है। अब वो स्टोर लेजर कब बनाता है, उसकी दो मेथड है और कैसे बनाता है। एक होता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, डेली स्टोर लेजर जो होता है, स्टोर कीपर जो होता है, एक इंसान होता है, वो स्टोर लेजर डेली मेंटेन नहीं करता है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन डेली नहीं करता है, वो कभी कभी करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में करता है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फिजिकल स्टॉक टेकिंग डन एट अ पीरियड एंड, ईयर एंड पे अधिकतर होता है। ओके, और इसमें बिल्कुल सीओजीएस लगा देते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, उस पर उसका वैल्यूएशन हो जाता है। ओके, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है ये। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर फिजिकल जो है जाके हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके अंदर जो स्टोर कीपर होता है वो बिल्कुल बकायदा डे टू डे उस स्टोर लेजर को मेंटेन करता है कि आज रॉ मटेरियल कितना आया, कितना प्रोडक्शन में चला गया, आज फिनिश गुड्स कितना बनाया, कितना सेल हो गया, कितना पड़ा है, कितना WIP पड़ा है। वो डेली ओपनिंग प्लस यानी कि रिसिप्ट प्लस कितना माइनस कर देंगे इशू, कितना बैलेंस बच गया, वो डे टू डे मेंटेन करता है। इसको परपेंचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन फॉर रिसिप्ट एंड इशू एंड स्टॉक लेजर कार्ड अपडेटेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। जब भी ट्रांजेक्शन होगा वो अपडेट हो जाएगा। पीरियडिक फिजिकल वेरिफिकेशन इज डन टू चेक रिकॉर्ड्स। तो ये दो सिस्टम है। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो डे टू डे करोगे आप, अगर आपका बिजनेस उतना बड़ा नहीं है तो फिर आप एक ईयर एंड पर एक पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे। ओके जी, तो ये हो गया आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री टेकिंग। ये इन्वेंट्री टेकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा समझना बहुत इजी है। देखो, आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, जब भी ईयर एंड होने वाला होता है, ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, जो अधिकतर हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अभी लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा हुआ था, 31 मार्च 2025, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होगा, 31 मार्च 2026। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है ना, उस दिन फाइनल स्टेटमेंट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हमें स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है। तो बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं, जो डेली बेसिस पर स्टॉक का कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो 2 दिन के लिए पूरा बिजनेस स्टॉप कर देते हैं, यानी कि कस्टमर को आने नहीं देते हैं, पूरी दुकान बंद रहती है, मॉल बंद रहता है, और अंदर बैठ करके फिजिकली वेरीफाइड किया जाता है कि कौन सा स्टॉक कितना पड़ा है। कंप्यूटर में जो हमारा स्टोर लेजर है, क्या वो सेम फिगर बता रहा है जो एक्चुअल में पड़ा है। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टेकिंग, यूजुअली डन एट ईयर एंड, समटाइम टेक बिफोर। मतलब इसमें क्या होता है, सारा वर्क सस्पेंड करके 1-2 दिन के लिए सारा वर्क सस्पेंड करके इन्वेंट्री टेकिंग की जाती है, उसका पूरा फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉस्ट फॉर्मूला परमिटेड बाय AS2। देखो, AS2 के अंदर जो स्टोर लेजर होता है, जो स्टोर कीपर होता है ना, मैंने बोला वो स्टोर लेजर मेंटेन करता है, यानी कि कितना स्टॉक आया, कितना गया, उसको वो परपेंचुअल अगर बेसिस है तो डे टू डे लाइफ में करता है, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो उसके कुछ मेथड है,
उसके मेथड, मेन इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है, एक तो है फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसके अलावा एक वेटेड एवरेज मेथड भी होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल पहले खरीदा है वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो बिल्कुल रिसेंट में खरीदा है वो पहले जाएगा। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनके बिल्कुल स्टेटमेंट बनते हैं। जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर ये फिफो और लिफो, ये दोनों लेक्चर आपको वहां मिल जाएंगे। मैं इस लेक्चर के एंड में इनको जो है इनके लिंक डाल दूंगा, आपको शो हो जाएंगे स्क्रीन पर ही, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। तो इसी के साथ में हमारा जो AS2 है ये हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आगे बढ़ाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टीचर डे विशेस। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।